गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीकॉम सेकेंड ईयर की कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की क्लास नंबर 38 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर हम पढ़ रहे हैं हमारी सेकेंड यूनिट का अमालगमेशन ऑफ कंपनीज। इस चैप्टर की कुछ बेसिक थियरीज, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं। आज इस चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले जो चीज़ें हमने पहले डिस्कस करी है उनको वापस मैं बताती हूँ। हमने स्टार्टिंग में कुछ डेफिनेशंस पढ़ी, उसके बाद हमने परचेज कंसिडरेशन की कैलकुलेशन करना सीखी थी। 3 तरीके थे हमारे पास, जिनसे 3 मेथड्स थे जिनसे हम परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट कर रहे थे। नेट एसेट्स मेथड, नेट पेमेंट मेथड एंड देन इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। तो वो तीनों मेथड्स हम लोगों ने समझे। उसके बाद पिछली क्लासेस में हमने डिस्कस करी थी जर्नल एंट्रीज कि अगर आपका अमालगमेशन परचेज के नेचर का है तब क्या जर्नल एंट्रीज होती है, जब मर्जर के नेचर का है तब क्या जर्नल एंट्रीज होती है। मैंने कहा भी था कि आप लोग इन एंट्रीज को वापस से बिना देखे खुद से ट्राई करने की कोशिश करिए। तो आप लोगों ने ट्राई किया भी होगा और आई होप वो एंट्रीज आप लोगों को 100% क्लियर होगी। अब इस चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं। कुछ एडवांस्ड प्रोविजन जो दे रखे हैं अमालगमेशन से रिलेटेड। अभी तक एक बार बेसिक हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, अमालगमेशन में कैलकुलेशन सीख चुके हैं, जर्नल एंट्रीज, अकाउंट्स बनाना है, सब कुछ सीख लिया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं कि अगर वो तो नॉर्मल क्वेश्चन है, उनके साथ अगर कुछ एडिशनल पॉइंट्स आ जाते हैं उनको हमें कैसे सॉल्व करना है समझते हैं। तो एक जो टॉपिक हमारा वो है इंटर कंपनी ट्रांजैक्शंस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर क्वेश्चन के अंदर कोई ना कोई इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन आपका रहेगा ही रहेगा। अब सबसे पहले हम ये समझें कि इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन होता क्या है। हिंदी में हम इसको कहते हैं अंतः कंपनी व्यवहार। चलिए, इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि दो कंपनियों के बीच होने वाले ट्रांजैक्शंस, कंपनी ए और कंपनी बी, इन दोनों के बीच में जो ट्रांजैक्शंस होंगे ना, चाहे वो ट्रांजैक्शंस गुड्स से रिलेटेड हो, चाहे वो लोन से रिलेटेड चीज़ें हो कि एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को लोन दे रखा है, डिबेंचर्स ले रखे हैं एक दूसरी कंपनी के, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है, इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन कहलाती है। तो इंटर कंपनी ट्रांजैक्शंस अमालगमेशन में कैसे इंपॉर्टेंट है, तो देखिए कि अमालगमेशन में भी क्या होगा, 2 या 2 से ज़्यादा कंपनीज होगी, बिल्कुल, तभी तो अमालगमेशन होगा। तो अब ऐसे केस में अगर वो 2 या 2 से ज़्यादा जो कंपनीज़ हैं उन्होंने आपस में कोई गुड्स का लेन देन कर रखा हो, मान लीजिए 2 कंपनीज हमारी ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड, ए लिमिटेड ने कुछ गुड्स बी लिमिटेड को बेच रखे हैं, बी लिमिटेड ने कुछ ए लिमिटेड को बेच रखा है, या फिर ऐसा कुछ भी, तो 2 कंपनियों के बीच होने वाले ट्रांजैक्शंस और अमालगमेशन के लिए अगर हम देखें तो परचेजिंग कंपनी और वेंडर कंपनी के बीच अमालगमेशन से पहले अगर ट्रांजैक्शन हुए हैं तो उन सारे ट्रांजैक्शंस को इंटर कंपनी ट्रांजैक्शंस की डेफिनेशन में हम लेते हैं, अंतर कंपनी व्यवहार हम मानते हैं। तो इनका इफेक्ट क्या आता है जब हम अमालगमेशन के लिए अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो उस अकाउंटिंग में इन चीज़ों का इफेक्ट हमें कैसे शो करना है, इन सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। तो इंटर कंपनी ट्रांजैक्शंस को मेनली क्या है कि 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा है। सबसे पहला है म्यूचुअल डेट्स, इनको हम हिंदी में कहते हैं परस्पर ऋण। इसका मतलब क्या होता है कि एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को लोन दे रखा है, या फिर दूसरी कंपनी ने किसी एक कंपनी से लोन ले रखा है, और यहाँ दूसरी और एक कंपनी मतलब एक हमारी परचेजिंग कंपनी, दूसरी हमारी वेंडर कंपनी। तो म्यूचुअल डेट्स मतलब कि परस्पर वो दोनों कंपनियां एक दूसरे के लिए या तो ऋणी के रूप में है या फिर ऋणदाता के रूप में, यानी कि लोन देने वाली है या फिर लोन लेने वाली है। तो म्यूचुअल डेट्स कैसे होंगे, हमें कैसे पता चलेगा, तो क्वेश्चन के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन होगी। म्यूचुअल डेट्स के अंदर भी कुछ टाइप्स है कि इन तरीकों से ये दोनों एक दूसरे के परस्पर ऋणी या ऋणदाता हो सकती है। तो सबसे पहला जो पॉइंट यहाँ पर आता है ना, वो है कॉमन डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। डेटर्स और क्रेडिटर्स क्या होते हैं, ये चीज़ें तो क्लियर होगी आप लोगों को। डेटर हम किसे कहते हैं, ऐसे पर्सन जिन्हें हमने गुड्स सेल कर रखे हो, जिन्हें हमने क्या किया हो, गुड्स सेल किया हो, और कैसे सेल किया हो, क्रेडिट बेसिस पे, यानी कि उधार अगर हमने किसी को माल बेचा है तो वो पर्सन हमारे लिए क्या है, डेटर है। और इसी तरह क्रेडिटर, जिससे हमने उधार माल खरीदा हुआ वो हमारा क्रेडिटर है। तो कॉमन डेटर क्रेडिटर का मतलब अमालगमेशन की डेट पर अगर वेंडर कंपनी और परचेजिंग कंपनी एक दूसरे की डेटर क्रेडिटर, दोनों ऑप्शन लेके चलते हैं। चलिए पहला हम समझते हैं कि परचेजिंग कंपनी हमारी डेटर है और वेंडर कंपनी जो हमारी है वो क्रेडिटर है।
ओके। परचेजिंग कंपनी वेंडर कंपनी की डेटर है और वेंडर कंपनी परचेजिंग कंपनी की क्रेडिटर है। इसका मतलब क्या है कि वेंडर कंपनी ने परचेजिंग कंपनी को पहले कुछ गुड्स बेचे थे और परचेजिंग कंपनी ने अभी तक उसका पेमेंट नहीं किया है। दैट्स वाई परचेजिंग कंपनी की बुक के अंदर वेंडर कंपनी एज अ क्रेडिटर शो होती रहेगी और वेंडर कंपनी की बुक्स में परचेजिंग कंपनी एसेट साइड में डेटर की तरह से शो हो रही है। तो ऐसे केस में अब क्या होगा, देखिए कि परचेजिंग कंपनी जो है वो वेंडर कंपनी की सारी एसेट्स, सारी लाइबिलिटीज सब कुछ ले लेती है। तो जो परचेजिंग कंपनी की बुक्स के वेंडर कंपनी की बुक्स के अंदर परचेजिंग कंपनी डेटर के रूप में दिखाई गई है। क्या हो रहा है, वेंडर कंपनी की बुक्स में परचेजिंग कंपनी एज अ डेटर शो हो रही होगी बैलेंस शीट में एसेट साइड पे। तो जब परचेजिंग कंपनी वेंडर कंपनी की सारी एसेट्स लाइबिलिटीज ले रही हैं तो ये डेटर्स भी तो वो खरीदेगी। जब बिजनेस परचेज की एंट्री की जाएगी तब डेटर्स अकाउंट भी तो डेबिट होगा ना। तो अब क्या हुआ कि परचेजिंग कंपनी ने डेटर्स अकाउंट तो डेबिट कर दिया। टोटल उसके दूसरे डेटर्स भी हो सकते हैं, उनमें से मान लीजिए कि 5000 के लिए परचेजिंग कंपनी डेटर है तो परचेजिंग कंपनी ने अपनी ही बुक्स में खुद को ही डेटर बना लिया एक तरीके से। तो यही हुआ ना, और ये चीज़ तो गलत है। तो इसे क्या करना पड़ेगा, हमें कैंसिल करना पड़ेगा, इसके इफेक्ट को हटाना पड़ेगा। मेरी ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मैं खुद को ही एज अ डेटर कैसे शो कर सकती हूँ, क्योंकि वेंडर कंपनी तो एक अलग कंपनी थी, उन्होंने मुझे डेटर के रूप में शो कर रखा था, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब मैंने उनकी सारी एसेट्स ली तो उनके डेटर्स में जो मेरा अकाउंट है वो भी मैंने परचेज कर लिया एक तरीके से। तो ऐसे केस में उस अकाउंट को मुझे क्या करना है, यहाँ से हटाना है। इस 5000 रुपये की अमाउंट से डेटर्स को कैंसिल करना है। तो कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, और सेकंड कंडीशन, दूसरी चीज़ यहाँ पर साथ के साथ क्या चलेगी कि वेंडर कंपनी के डेटर्स तो हमारे पास आके डेबिट हो गए। अब जो परचेजिंग कंपनी है उसके लिए भी तो वो वेंडर कंपनी क्रेडिटर थी, सीधी सी बात है ना। वेंडर कंपनी की बुक्स में अगर डेटर है तो परचेजिंग कंपनी की बुक्स में भी क्रेडिटर साइड पे शो हो रहा होगा 5000 रुपये से। तो अब जब परचेजिंग और वेंडर कंपनीज अलग ही नहीं रही तो परचेजिंग कंपनी 5000 रुपये देने के लिए लायबल किसको है, किसी को भी नहीं। तो वो 5000 के क्रेडिटर्स को भी हमें कैंसिल करना है। तो क्रेडिटर्स को भी कैंसिल करना है, डेटर्स को भी कैंसिल करना है। तो कैसे करेंगे, क्रेडिटर्स क्रेडिट बैलेंस के साथ होते हैं, डेबिट कर दो। तो एक सिंपल सी जर्नल एंट्री होगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू, डेटर्स हमारे डेबिट बैलेंस वाले होते हैं, क्रेडिट करके 5000 रुपये से एंट्री कर दो। दोनों कैंसिल, डेटर्स भी कैंसिल क्रेडिटर्स भी कैंसिल। समझ में आ रही है चीज़, क्लियर हुआ पॉइंट। सेकंड कंडीशन इसके अपोजिट भी हो सकती है कि परचेजिंग कंपनी क्रेडिटर है, वेंडर कंपनी डेटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों में से कोई भी कंपनी डेटर हो, कोई भी कंपनी क्रेडिटर हो, कोई भी फर्क नहीं है। दोनों ही केस में सिंपल सी परचेजिंग कंपनी की बुक्स में हमें एंट्री करनी है क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। सेकेंड चीज, वेंडर कंपनी की बुक्स में इस इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन का, म्यूचुअल डेट्स में कॉमन डेटर क्रेडिटर्स का कोई भी प्रभाव नहीं होने वाला है। वेंडर कंपनी नॉर्मली अपने डेटर्स या क्रेडिटर्स जो भी हैं उनको रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करेगी। सब कुछ बिल्कुल सिंपल जैसे अभी तक हमने अकाउंटिंग पढ़ी है वैसा ही रहेगा। इसका इफेक्ट जो होता है ना वो सिर्फ और सिर्फ परचेजिंग कंपनी की बुक्स में आएगा। और परचेजिंग कंपनी क्या करेगी, कॉमन डेटर क्रेडिटर की अमाउंट को कैंसिल करने के लिए, उसको रद्द करने के लिए एक सिंपल से जर्नल एंट्री पास करेगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। से फिर एंट्री आप लोगों को याद रखनी है, क्रेडिटर्स टू डेटर्स। करना क्या है, क्रेडिटर्स को भी कैंसिल करना, डेटर्स को भी कैंसिल करना। इस चीज़ से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी कंपनी डेटर है, कौन सी कंपनी क्रेडिटर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंपल म्यूचुअल डेट्स है, कॉमन डेटर क्रेडिटर है, कैंसिल करो क्रेडिटर्स टू डेटर्स, और जितनी अमाउंट आपकी ड्यू है उस अमाउंट के हिसाब से आप एंट्री कर सकते हो। समझ में आ गई चीज़। तो म्यूचुअल डेट्स के अंदर सबसे पहला पॉइंट हमने पढ़ा कॉमन डेटर्स एंड क्रेडिटर्स का, और उसको कैंसिल करने के लिए परचेजिंग कंपनी की बुक में सिंपल सी एक जर्नल एंट्री करनी है, क्रेडिटर्स टू डेटर्स। वेंडर कंपनी की बुक में एंट्री नहीं करनी है। चलिए इसके अंदर सेकंड आता है कॉमन बिल्स पेबल एंड बिल्स रिसीवेबल। बीपी और बीआर पता है ना क्या होता है, बिल्स पेएबल और बिल्स रिसीवेबल। बिल्स पेएबल हमारी लाइबिलिटी होती है और बिल्स रिसीवेबल क्या होता है, हमारा एसेट होता है। बिल्स पेएबल का मतलब जो हमारे डेटर्स है उन्होंने हमारे नाम पे एक बिल लिख दिया, एक डेट डाल दी कि 3 महीने के बाद इस डेट पर आपको क्या करना है, पेमेंट करना है, और हमने उस बिल को एक्सेप्ट कर लिया। दैट मीन्स 3 महीने बाद हमारी लाइबिलिटी आने वाली है पेमेंट की, तो वो हमारे लिए क्या बन गया, बिल्स पेएबल बन गया। दूसरी कंडीशन बिल्स रिसीवेबल के लिए हम किसी के लिए
कोई पर्सन हमारा दूसरा जो है वो हमारा क्रेडिटर है, वो हमें पेमेंट हमसे मांगेगा, उसने हम पर बिल लिख दिया। उसने क्या कर दिया, हम पर बिल लिख दिया कि हम आपको ये बिल लिख रहे हैं, इस डेट पर आपको पेमेंट करना है। तो इस तरीके से वो हमारे बिल्स रिसीवेबल हो जाएगा। हमने उस पर्सन के ऊपर बिल लिख दिया कि 3 महीने बाद इस डेट पर आप हमें पेमेंट कर दीजिएगा। हमारे डेटर ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया और वो हमें क्या कर देगा, 3 महीने बाद पेमेंट करने वाला है। तो अब वो हमें पैसा मिलेगा इन फ्यूचर। पहले वो हमारे पास डेटर के रूप में था, फिर हमने उस पर बिल लिखा, उसने बिल एक्सेप्ट किया, वो डेटर क्या बन गया, बिल्स रिसीवेबल बन गया। और अपोजिट कंडीशन थी, पहले वो हमारा क्रेडिटर था, फिर उसने हम पे बिल लिख दिया, वो हमारा बिल्स पेएबल बन गया। तो है दोनों चीज़ें, करंट लायबिलिटी और करंट एसेट ही, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्स पेएबल जो है वो क्रेडिटर्स का ही दूसरा फॉर्म है और बिल्स रिसीवेबल जो है वो डेटर्स का ही दूसरा फॉर्म होता है। तो ये हमारी एसेट्स ही होती है। तो अब क्या हो सकता है कि कंपनी जो आपकी परचेजिंग और वेंडर कंपनीज़ है वो दोनों की बुक्स में कॉमन बिल्स पेएबल बिल्स रिसीवेबल हो सकते हैं। हो सकता है कंपनी परचेजिंग कंपनी ने वेंडर कंपनी पर बिल लिखा हुआ या वेंडर कंपनी ने परचेजिंग कंपनी पर बिल लिखा हुआ। तो ऐसे केस में होगा क्या कि एक कंपनी की बुक्स में तो बिल्स रिसीवेबल शो रखा होगा एसेट साइड पे, दूसरी कंपनी की बुक्स में बिल्स पेएबल शो रखा लायबिलिटी साइड में। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा कि अब जब परचेजिंग कंपनी वेंडर कंपनी का बिजनेस परचेज करेगी तो उसकी बुक्स में जो भी हो, चाहे तो बिल्स पेएबल हो चाहे तो बिल्स रिसीवेबल हो, जो भी होगा वो एज इट इज उठ के कहाँ आ जाएगा, परचेजिंग कंपनी की बुक्स में। कैसे आएंगे, तो बिजनेस परचेज की एंट्री के साथ। तो अब क्या हुआ, फिर से वही चीज़ हो गई ना कि मुझे ही बिल देना है, मुझे ही बिल लेना है। सेम कंपनी, क्योंकि पहले तो 2 अलग अलग कंपनीज थी, अब एक ही कंपनी। तो जो डेटर क्रेडिटर वाला कंसेप्ट था, एग्जैक्टली वही कंसेप्ट यहाँ पर भी है कि इन कॉमन बिल्स पेएबल और बिल्स रिसीवेबल को भी हमें क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। और किस अमाउंट से, तो जो भी म्यूचुअल अमाउंट होगी कि 5000 के बिल उनके पेएबल है और 5000 के बिल उनके रिसीवेबल्स है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड, कैंसिल कर दो 5000 रुपये से। कैसे कैंसिल करोगे, बिल्स पेएबल लायबिलिटी होती है क्रेडिट बैलेंस वाली, बिल्स रिसीवेबल एसेट होती है और इसका बैलेंस डेबिट होता है। तो हमें इनको कैंसिल करने के लिए जो क्रेडिट है उसको करेंगे डेबिट। तो कैसे एंटर करेंगे, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, सिंपल। अब ये एंट्री किसकी बुक्स में होगी, परचेजिंग कंपनी की बुक्स में। वेंडर कंपनी की बुक्स में इस तरीके की कोई एंट्री करने की नीड बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उनकी बुक्स में तो वो जो भी उनके बीपी या पीआर जो भी है उनको वो क्या करेंगे, नॉर्मली अपने रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। एडजस्टमेंट जो भी करना है वो कौन करेगी, हमारी परचेजिंग कंपनी। ध्यान रखना, कभी भी कॉमन डेटर क्रेडिटर, कॉमन बिल्स पेएबल बिल्स रिसीवेबल, इन दोनों चीज़ों के लिए परचेजिंग कंपनी ही जर्नल एंट्रीज करेगी। वेंडर कंपनी की बुक्स में कहीं कोई एंट्री होने वाली नहीं है। खत्म। 2 टॉपिक हो गए हमारे, कॉमन बिल्स पेएबल रिसीवेबल भी कंप्लीट। इसके बाद आता है कॉमन लोन। क्या होता है कि परचेजिंग कंपनी ने, हो सकता है वेंडर कंपनी को कभी पहले लोन दिया हो और अभी तक वेंडर कंपनी ने उसका रीपेमेंट नहीं किया, या फिर वेंडर कंपनी ने कभी परचेजिंग कंपनी को लोन दिया हो और परचेजिंग कंपनी ने रीपेमेंट नहीं किया। तो ऐसे केस में दोनों कंपनी की बुक्स के अंदर लोन शो रखा होगा। मान लीजिए कि ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को लोन दिया है, तो दोनों कंपनीज की बुक्स में शो होगा ना। ए लिमिटेड तो लिखेगी लोन टू बी लिमिटेड और वो उसके लिए एसेट बनेगी, और बी लिमिटेड लिखेगी लोन फ्रॉम ए लिमिटेड और वो उसकी लायबिलिटी साइड पे शो रखी होगी। तो अगर कॉमन लोन है तो जब बिजनेस परचेज होगा तो वेंडर कंपनी की चाहे वो एसेट है चाहे तो वो लायबिलिटी है, वो एज इट इज़ परचेजिंग कंपनी की बुक्स में आ जाएगी। और फिर वापस वही चीज़ है कि इनको क्या करना पड़ेगा, हमें कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही कंपनी खुद की ना तो कभी डेटर हो सकती है ना तो कभी क्रेडिटर हो सकती है। तो खुद से ही लोन लेना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसे केस में क्या होगा, इस कॉमन लोन को भी क्या किया जाएगा, कैंसिल किया जाएगा। देखिए 2 चीज़ें हैं, लोन टू एंड लोन फ्रॉम। लोन टू मीन्स ये हमारी एसेट है, किसी को हमने लोन दे रखा है तो ये हमारी क्या है, एसेट है। और लोन फ्रॉम ये हमारी क्या है, लायबिलिटी है। एसेट मीन्स डेबिट बैलेंस, लायबिलिटी मीन्स क्रेडिट बैलेंस। कैंसिल करने के लिए उल्टा करना है, ये हमारी लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस। तो एंट्री कैसे होगी, लोन फ्रॉम जो भी कंपनी अकाउंट डेबिट टू लोन टू जो भी आपकी कंपनी का नाम होगा लिमिटेड अकाउंट। इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि परचेजिंग ने वेंडर को लोन दिया या वेंडर कंपनी ने परचेजिंग कंपनी को लोन दिया। लोन है कॉमन, तो सिंपल सी एंट्री करनी है परचेजिंग कंपनी की बुक्स में।
ध्यान रखना, वेंडर कंपनी की बुक्स में इनसे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है, वो सिंपली अपनी रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे। जो भी एडजस्टमेंट होने हैं तीनों से रिलेटेड वो कहाँ होंगे, परचेजिंग कंपनी की बुक्स में। क्लियर पॉइंट। तो ये था हमारा इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन का फर्स्ट पॉइंट, म्यूचुअल डेट्स, जिसमें क्या होता है, एक कंपनी दूसरी कंपनी को अपना डेटर या फिर क्रेडिटर बना रखा होता है। किस डेट पर, अमालगमेशन की डेट पर। हो सकता है पहले डेटर क्रेडिटर थे कभी, लेकिन उन्होंने आपस में पेमेंट कर लिया, ले लिया तो खत्म। अमालगमेशन जिस डेट पर हो रहा है, जिस डेट की बैलेंस शीट हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखी है, उस डेट पर अगर दोनों कंपनीज आपस में एक दूसरे की डेटर या फिर क्रेडिटर हैं तो ऐसे केस में हमें एडजस्टमेंट करने होंगे। डेटर क्रेडिटर भी हो सकते हैं, बिल्स पेबल बिल्स रिसीवेबल भी हो सकता है और लोन के फॉर्म में भी हो सकता है। तो इन तीनों में से जो भी कंडीशन क्वेश्चन में होगी उसके हिसाब से हम एडजस्टमेंट के लिए एक्स्ट्रा में एंट्री करेंगे। अभी तक जो एंट्रीज हमने पढ़ रखी है वो तो सिंपल एंट्रीज है। परचेजिंग कंपनी की बुक्स में अगर इन तीनों से रिलेटेड कोई पॉइंट है तो वो एंट्री हमारी एक और बढ़ जाएगी। तो इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन्स, अंतर कंपनी व्यवहार, एक और दो कंपनियों के मध्य होने वाले व्यवहार, उनमें सबसे पहला म्यूचुअल डेट्स हमने पढ़ लिया। उसमें 3 तरीके की चीज़ें थी, डेटर, क्रेडिटर, BPPR एंड लोन। अब इसके बाद सेकेंड पॉइंट पर आते हैं हम, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक। स्टॉक पर न वसूल हुआ लाभ, ये हमारा सेकंड पॉइंट है इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन्स का। अब इन चीज़ों को हम समझते हैं, इसे मैं हटा देती हूँ यहाँ से। चलो, पॉइंट हमारा था सेकंड पॉइंट, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक। अभी मैंने आप लोगों को बताया था स्टूडेंट्स कि वेंडर कंपनी और परचेजिंग कंपनी डेटर क्रेडिटर हो सकती है। तो डेटर क्रेडिटर कैसे होती है, गुड्स बेचने और खरीदने से ही तो होती है। तो हो सकता है कि पहले कभी परचेजिंग कंपनी ने वेंडर कंपनी को गुड्स बेचे हो या फिर वेंडर कंपनी ने परचेजिंग कंपनी को गुड्स बेचे हो। तो जब भी कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी को गुड्स सेल करती है तो क्या वो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पर नहीं करती है? ऑब्वियस सी बात है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पर करेगी। मान लीजिए ए लिमिटेड जो हमारी परचेजिंग कंपनी है उसने कभी पहले बी लिमिटेड जो हमारी वेंडर कंपनी है उसको 10,000 रुपये के गुड्स बेचे थे। गुड्स बेचे थे 10,000 रुपये में। इस 10,000 में उसकी कॉस्ट तो थी 8,000 रुपये और 2,000 का उसने क्या ले रखा है, प्रॉफिट ले रखा है। तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट 8,000 प्लस 2,000, 10,000 पर उसने क्या किया था, कभी एक बार गुड्स बेचे थे बी लिमिटेड को। अब क्या होगा कि अमालगमेशन की डेट पे हमें देखना है, हमें कब देखना है कि अमालगमेशन की डेट पर क्या बी लिमिटेड के पास वो 10,000 रुपये के गुड्स अवेलेबल है या फिर नहीं। हो सकता है बी लिमिटेड ने पहले ही सारे गुड्स बेच दिए अमालगमेशन की डेट से पहले, तब तो कुछ देखने की नीड नहीं। हो सकता है बी लिमिटेड ने आधे गुड्स बेच दिए हो, 20% सेल हो चुके हो, 50% सेल हो चुके हो, 80% सेल हो चुके हो, कुछ भी कंडीशन, हमें सिर्फ ये देखना है कि क्या ये गुड्स या फिर इनका कोई पार्ट अमालगमेशन की डेट पर इस परचेज वेंडर कंपनी के पास अवेलेबल है या फिर नहीं। समझ में आ रही है चीज़? स्टॉक में वो गुड्स होने चाहिए तभी हमारा ये पॉइंट काम आएगा, अदरवाइज नहीं। अब समझना कि पॉइंट है क्या हुआ, ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को, यहाँ से हम परचेजिंग वेंडर का नाम एक बार हटा देते हैं, कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि परचेजिंग ने वेंडर को बेचा है या फिर वेंडर ने परचेजिंग को, दोनों के एडजस्टमेंट्स बिल्कुल सेम होते हैं। देखिए क्या हुआ, ए लिमिटेड ने 8 + 2 10,000 के रेट पे बी लिमिटेड को गुड्स बेच दिया। अब क्या हो रहा है, अमालगमेशन हो रहा है और पता चलता है कि बी लिमिटेड ने 60% सेल कर दिया इन गुड्स में से और 40% अभी भी उसके पास स्टॉक में है। इसने जब 10,000 के गुड्स खरीदे तो वो उसके लिए स्टॉक बन गया, बिजनेस में खरीदा है ना गुड्स, स्टॉक हो गया। उसने 60% उसमें से बेच दिया है और 40% अभी भी उसके पास है। अब क्या हो रहा है, अमालगमेशन हो रहा है, यानी दोनों कंपनीज मिलके एक हो रही है। तो अब ऐसे केस में ये जो 40% स्टॉक है, दैट मीन्स ₹4,000 का स्टॉक, 10,000 का 40% ₹4,000, ये जो 40% स्टॉक है वो अभी भी बी लिमिटेड की बुक्स में करंट एसेट्स के नाम से शो हो रहा है। सिंपल सी चीज़ है ना, बोला हुआ है 60% सेल आउट हो गया, 40% स्टॉक में तो है, बिल्कुल 4,000 रुपये का स्टॉक अभी भी अवेलेबल है। तो अब क्या होता है, जब दोनों कंपनीज एक हो गई, अब इस 4,000 रुपये के अंदर आप देखेंगे तो दो चीज़ें हैं ना, कुछ तो पार्ट
कोस्ट का है, कुछ तो पार्ट प्रॉफिट का है। प्रॉफिट किसका? ए लिमिटेड का। कैसे? तो देखिए इनका प्रॉफिट का रेशियो अगर हम देखें तो क्या हो रहा है कि अपनी सेलिंग प्राइस पर 20% का प्रॉफिट ले रहा है। सेलिंग प्राइस पर 10,000 है, उस पर 20% यानी कि 2,000 रुपये का प्रॉफिट। तो यहाँ भी 4,000 का 20% यानी कि 800 का तो प्रॉफिट है और 3,200 की कॉस्ट। यही हुआ है। किसके व्यू से देखा? जिस कंपनी ने स्टॉक बेचा था उसके व्यू से हमने देखा कि ए लिमिटेड के अगर वो 4,000 के गुड्स की हम बात करें तो उसमें 800 रुपये का प्रॉफिट है ए लिमिटेड का और 3,200 रुपये का उसमें क्या है? कॉस्ट है। अब देखिए कि दोनों कंपनीज मर्ज हो गई या फिर जो भी हुआ, एकीकरण हुआ, अमालगमेशन हुआ, तो ऐसे केस में ये 4,000 रुपये का जो स्टॉक है, ये 4,000 रुपये का जो स्टॉक है वो भी तो कॉमन बैलेंस शीट के अंदर आएगा, जो नई बैलेंस शीट बनने वाली है उसके अंदर आएगा। अब ध्यान दीजिए कि इस 4,000 रुपये के अंदर 800 रुपये का प्रॉफिट जुड़ा हुआ है और प्रॉफिट किसका? खुद का, अपनी खुद की कंपनी का। क्यों? क्योंकि पहले तो वो कंपनी अलग थी, ये कंपनी अलग थी, इन्होंने बेच दिया, इनके कोई लेना देना नहीं। पर अब जब ये दोनों कंपनीज एक हो गई हैं तो ये जो गुड्स के अंदर 800 रुपये का प्रॉफिट जुड़ा हुआ है ना, इसको अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कहा जाएगा। न वसूल हुआ, क्योंकि प्रॉफिट रियलाइज कब हो जाता? अगर ये गुड्स सेल आउट हो जाते, इन गुड्स को बेच देंगे तभी तो प्रॉफिट रियलाइज होगा ना। लाभ मिलेगा कब? प्रॉफिट की वसूली होगी कब? जब गुड्स बेच देंगे। वरना तो हम कह दें कि हमारे पास तो गुड्स है, ये मार्कर है मेरा 10 रुपये का बना हुआ, इसमें 5 रुपये का प्रॉफिट, ये तो मेरा 15 रुपये का मार्कर है। तो क्या मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर इस मार्कर को 15 रुपये की रेट पर शो कर सकती हूँ क्या? धन्नो, क्योंकि रूल भी क्या कहता है? स्टॉक हमेशा कॉस्ट पर शो होना चाहिए, मतलब कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, दोनों में से जो भी कम हो, जो भी लोअर अमाउंट होती है उस पर हम अपनी गुड्स को शो करते हैं। तो ऐसे केस में हम अपने स्टॉक में कभी भी प्रॉफिट ऐड करके तो नहीं दिखा सकते, ये हमारे अकाउंटिंग का भी रूल है। तो अब ये जो 800 रुपये का प्रॉफिट आपका स्टॉक के अंदर जुड़ा हुआ है ना स्टूडेंट्स, इस प्रॉफिट को हमें क्या करना है? वापस कैंसिल करना है। ये प्रॉफिट हमारी बुक्स के अंदर नहीं दिखना चाहिए। तो अब जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक है ना, वो यही 800 रुपये है। समझना कि जब एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को कुछ गुड्स पहले बेचे हो, अमालगमेशन की डेट पर वो गुड्स या फिर उनका कोई पार्ट अभी भी उस खरीदने वाली कंपनी के स्टॉक के अंदर अवेलेबल है, तो अमालगमेशन की डेट पर उस पर जो भी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट को कैंसिल करने के लिए हमें जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी। और जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे? देखिए कि 4,000 रुपये से आपने स्टॉक दिखा रखा है बुक्स के अंदर, जबकि आपका स्टॉक सिर्फ 3,200 पर ही शो होना चाहिए। दैट मीन्स स्टॉक की वैल्यू को क्या करना है? 800 से रिड्यूस कर देना है। तो स्टॉक को हम क्या कर सकते हैं? बिल्कुल क्रेडिट ही करेंगे ना, क्योंकि स्टॉक क्या होती है? हमारी एसेट होती है डेबिट बैलेंस वाली, उसको कम करना है, रिड्यूस करना है, देन उसको क्रेडिट कर दो। देन मैम डेबिट किसको करेंगे? तो बिल्कुल सिंपल कि गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व। अगर आपके बिजनेस परचेज की एंट्री के टाइम पे कैपिटल रिजर्व वगैरह आए हैं तो उनसे करो, और नहीं तो फिर गुडविल से आप एंट्री कर सकते हो। तो उस हिसाब से हमें एंट्री करनी है। बहुत सिंपल सी एक एंट्री होगी, गुडविल और कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग 800 से टू स्टॉक अकाउंट। और ये वाली जो एंट्री है ना स्टूडेंट्स, ये भी परचेजिंग कंपनी की बुक्स में ही होगी। समझ में आ रही है चीज़? ये एंट्री भी किसमें होगी? सिर्फ और सिर्फ परचेजिंग कंपनी की बुक्स में, वेंडर कंपनी की बुक्स में। इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट भी कोई नहीं करना है। क्लियर हुई चीज़? क्या किया हमने सबसे पहले अनरियलाइज्ड प्रॉफिट निकाला है। जब क्वेश्चन के अंदर इन्फॉर्मेशन आएगी ना, तो कैसे आएगी कि ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को 10,000 रुपये का माल विक्रय मूल्य पर 20% लाभ लेते हुए बेचा था, और बी लिमिटेड के स्टॉक में 40% माल अभी भी न बिका हुआ सम्मिलित है। दैट मीन्स 40% ऑफ गुड्स अभी भी अवेलेबल है, मीन्स 4,000 के, और उस 4,000 पर हमें अनरियलाइज प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी है। देन रेट ऑफ प्रॉफिट इज 20%। देन हमने फाइंड आउट कर लिया 800। क्लियर? तो उस 800 को हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? कैंसिल करना है। और कैंसिल करने के लिए हमारी सिंपल सी जर्नल एंट्री गुडविल और कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, इस एंट्री के थ्रू हम अपने अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक को क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे। अब सेकेंड टॉपिक भी हमारा हो गया इंटरकंपनी ट्रांजेक्शन्स का। अब हम इंटरकंपनी ट्रांजेक्शन का जो थर्ड पॉइंट है उसको देखते हैं। इंटरकंपनी ट्रांजेक्शन में जो थर्ड पॉइंट हमारा है ना,
इंटर कंपनी होल्डिंग्स या फिर इसको इंटर कंपनी इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, ठीक है, अंतर कंपनी विनियोग। इंटर कंपनी इन्वेस्ट होल्डिंग्स ऑफ शेयर्स है, होल्डिंग इन शेयर्स, होल्डिंग ऑफ शेयर्स, और सेकंड इसका दूसरा नाम है इंटर कंपनी इन्वेस्टमेंट, तो हम इसको इंटर कंपनी इन्वेस्टमेंट के नाम से ज़्यादा पढ़ेंगे। इंटर कंपनी होल्डिंग्स ऑफ शेयर यानी कि एक दूसरे कंपनी के अंशों में विनियोग। क्या होता है, परचेजिंग कंपनी ने कुछ शेयर्स परचेज कर रखे हो वेंडर कंपनी के, या फिर वेंडर कंपनी ने शेयर्स परचेज कर रखे हो परचेजिंग कंपनी के, या फिर दोनों कंपनीज ने एक दूसरे के शेयर्स परचेज कर रखे हो। तीनों कंडीशंस यहाँ पे हो सकती है। तो इस थर्ड पॉइंट के अंदर हम वो तीनों कंडीशंस को पढ़ेंगे कि अगर परचेजिंग कंपनी ने वेंडर कंपनी के शेयर्स परचेज कर रखे हो तो फिर उसके लिए क्या एडजस्टमेंट्स होंगे, कहाँ कहाँ डिफरेंस आएगा। वेंडर कंपनी ने परचेजिंग के शेयर परचेज कर रखे हो तो कहाँ कहाँ डिफरेंस आएगा, और जब दोनों कंपनीज ने एक दूसरे के शेयर्स होल्ड कर रखे हो तो ऐसे केस में हमें किस तरीके से उनका एडजस्टमेंट करना है, क्या चीज़ें डिफरेंट होगी। तो ध्यान दीजिएगा, इनका इफेक्ट पड़ेगा दो चीज़ों पर। एक सबसे मेन जो इफेक्ट आएगा वो आएगा परचेज कंसिडरेशन की कैलकुलेशन करने में, और सेकेंड आएगा कुछ अकाउंटिंग का डिफरेंस। तो ये वाला जो टॉपिक है थर्ड हमारा इंटर कंपनी इन्वेस्टमेंट का, इसको मैं थोड़ा बाद में डिस्कस करूँगी जब हम कुछ क्वेश्चंस इस चैप्टर के सॉल्व कर चुके होंगे। अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके बेस पे पहले हम अपने इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस जिनमें इंटर कंपनी इन्वेस्टमेंट का पॉइंट नहीं है, उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे ताकि आप लोग अमालगमेशन को अच्छे से सीख पाए। अमालगमेशन इजी है लेकिन थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न भी इसके अंदर बहुत बार हो जाता है, तो इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अभी तक हमने अमालगमेशन का सारा बेसिक कंसेप्ट पढ़ लिया, एंट्रीज करना सीख लिया, और इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन्स के भी जो दो पॉइंट्स थे वो हम कर चुके हैं। इंटर कंपनी इन्वेस्टमेंट या इंटर कंपनी होल्डिंग्स, इसको अभी के लिए हम छोड़ते हैं, इसको बाद में करेंगे जब हम अपनी दूसरे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 तक जो हमारे क्वेश्चन है ना स्टूडेंट्स, वो इंटर कंपनी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड नहीं है। तो पहले हम 13 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम ये अपना जो टॉपिक एक लास्ट बचा हुआ है ना इंटर कंपनी होल्डिंग्स, उसको कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करें उससे पहले कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ। जैसे कि सबसे मेन काम क्या रहेगा चैप्टर के अंदर, जब आपको क्वेश्चन करने होंगे तीन चीज़ें मेन रहती है। फर्स्ट होता है आपका परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करना, तो तीनों मेथड हम पढ़ चुके हैं, आप लोग कर लेंगे आराम से, बहुत सिंपल। सेकंड रहता है एंट्रीज करना, या तो एंट्रीज बोला जाएगा या फिर अकाउंट्स बोला जाएगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और थर्ड रहता है काम हमारा बैलेंस शीट प्रिपेयर करने का, बैलेंस शीट ऑफ परचेजिंग कंपनी। तो जब हम बैलेंस शीट चिट्ठा जब हम बनाते हैं ना, तो उसमें हमें ध्यान रखना है क्यों क्या हो रहा है कि दो कंपनीज़ के बिजनेस या दो कंपनीज़ की बैलेंस शीट को हमें क्या करना है, एक बैलेंस शीट के अंदर कन्वर्ट करना है। तो क्या होगा कि कुछ चीज़ें तो होगी जो दोनों कंपनीज़ की शो होगी, कुछ होगी जो नहीं करनी है। तो बैलेंस शीट की एक एक चीज़ को हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले बैलेंस शीट के अंदर हमारी जो लाइबिलिटी साइड होती है उसमें आता है शेयर होल्डर्स फंड, जिसमें कि शेयर कैपिटल आती है। तो ध्यान दीजिएगा कि शेयर कैपिटल सिर्फ परचेजिंग कंपनी की ही शो होगी, वेंडर कंपनी की शेयर कैपिटल शो नहीं होगी। और ये बहुत समझने वाली चीज़ भी है, क्यों? क्योंकि वेंडर कंपनी ने क्या किया है, अपने शेयर होल्डर्स को तो पेमेंट कर दिया है, अपनी शेयर कैपिटल को कैंसिल करके शेयर होल्डर्स को तो पेमेंट कर चुकी है, तो हमें वापस से उनको कुछ भी देने की या उसे एज ए कैपिटल अपनी बुक्स में शो करने की ज़रूरत भी नहीं होती है। समझ में आ रही है चीज़? दूसरी चीज़ सबसे मेन जो है ना, हम किसकी बैलेंस शीट बना रहे हैं, बैलेंस शीट ऑफ परचेजिंग कंपनी, बैलेंस शीट ऑफ परचेजिंग कंपनी हम लोग प्रिपेयर करने वाले हैं। तो जो हमें बुक के अंदर क्वेश्चन के अंदर परचेजिंग कंपनी की बैलेंस शीट दे रखी होगी ना, हमें उसी के बेस पे काम करना है। एडजस्टमेंट कहाँ कहाँ करने हैं, तो जब हम बिजनेस परचेज करते हैं, जब परचेजिंग कंपनी ने वेंडर कंपनी का बिजनेस परचेज किया तो उसने उसके एसेट्स को भी लिया, उसने उसके लाइबिलिटीज़ को भी लिया। तो जो जो नई एसेट्स और नई लाइबिलिटीज़ आई है, जो जो कैंसिल हुआ है, उन सारे एडजस्टमेंट को हमें बैलेंस शीट के अंदर दिखाना। बहुत सिंपल सा तरीका है, कुछ नहीं देखना बुक के अंदर से, पुरानी जो परचेजिंग कंपनी की बैलेंस शीट दे रखी है उसको लेते जाओ। जैसे हमने शेयर कैपिटल, पहले उनके 10 लाख की कैपिटल दे रखी थी, देन फाइन, अब उन्होंने परचेज कंसिडरेशन पे करने के लिए 4 लाख की कैपिटल और इशू की है, तो वो हमें पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा, तो परचेजिंग कंपनी की बुक्स के अंदर एंट्रीज तो हम करेंगे ना, तो पहले एंट्रीज करनी है। एंट्रीज में देखना है कि क्या कहीं शेयर कैपिटल का नाम आया है, यस, और कैपिटल इशू हुई है, ऐड करके शो कर दो। इसी तरह रिजर्व्स आएंगे। सेकंड हमारा बी पॉइंट जो आता है शेयर होल्डर्स फंड के अंदर, उसके अंदर क्या रहता है,
हो सकता है बिजनेस परचेज करने की एंट्री के करने के टाइम पे हमारे पास कैपिटल रिजर्व जनरेट हुआ, एंट्री से डिफरेंस में क्या आ गया हो, कैपिटल रिजर्व आ गया हो, या फिर आपने नए शेयर्स जो इश्यू किए हो प्रीमियम पर किए हो। तो रिजर्व से रिलेटेड अगर कोई जर्नल एंट्रीज के अंदर डिफरेंस आया है, उस डिफरेंस को हमें शो करते हुए बैलेंस शीट बनानी। तो हमें क्या करना है, क्योंकि कोई भी चीज़ बैलेंस शीट में कब आएगी, कोई भी चीज़ बैलेंस शीट में कब आएगी, जब उसकी जर्नल के अंदर एंट्री की जाएगी, जब वो लेज़र के अंदर पोस्ट होगी, तब तो जाके उसके अकाउंट का कोई बैलेंस बचेगा। बैलेंस शीट में हम बैलेंस ही तो दिखाते हैं। तो एंट्रीज के हिसाब से हमें क्या करना है, अपने बैलेंस शीट के अंदर चेंजेस करने। आफ्टर दैट हमारे जो लोन वगैरह होते हैं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, तो अगर कुछ भी दूसरा केस नहीं है, परचेजिंग कंपनी ने वेंडर कंपनी के सारे लोन, सारी लाइबिलिटीज, सारे एसेट सब कुछ लिया है, तो हमें क्या करना है, डिबेंचर्स से मान लो परचेजिंग कंपनी ने वेंडर कंपनी के डिबेंचर्स को एज इट इज़ ले लिया, तो डिबेंचर्स दोनों कंपनी के ऐड होकर शो हो जाएंगे। इसी तरह क्रेडिटर, बिल्स, पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, वॉटएवर जो भी आपकी लाइबिलिटीज़ है वो सब क्या होती जाएगी, दोनों कंपनीज़ की ऐड होती जाएगी। एक और चीज़ कि कॉमन डेटर, क्रेडिटर, कॉमन PPBR अभी हम लोगों ने पढ़ा, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक। तो उस केस में क्या होगा, हमें हमारे बिल्स, पेबल, रिसीवेबल, डेटर्स, क्रेडिटर्स, इनकी अमाउंट में उस एडजस्टेड कॉमन अमाउंट को माइनस करना होगा, क्योंकि हमने क्या किया था, एंट्री करी थी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट 5000 से करी थी ना। तो ऐसे में क्या हुआ, हमने 5000 से क्रेडिटर को कम किया है, तो बैलेंस शीट के अंदर भी तो उसका इफेक्ट दिखाना पड़ेगा। तो कैसे दिखेंगे, जैसे कि हमने क्रेडिटर्स लिखा, दोनों कंपनी के लिख देंगे। मान लीजिए एक कंपनी के 20,000 है, दूसरी कंपनी के 50,000 है, तो हमने 20 और 50 ऐसे करके यहाँ इनर कॉलम में 70,000 लिखना है, और फिर यहाँ लिखना है लेस कॉमन क्रेडिटर्स। जो भी हमने अभी एग्जांपल में जैसे 5,000 माना था, ये 5,000 घटाओ, बाहर वाले कॉलम में कितना लिखा जाएगा, सिर्फ 65,000। समझ में आ रहा है। तो इसी तरीके से अगर बिल्स पेबल भी है, कॉमन लॉन है, कुछ भी, तो इस तरीके से हमें क्या करना है, उसको शो करना है। सेम इसी तरीके से आ जाते हैं एसेट साइड पर, तो दोनों कंपनीज के एसेट ऐड होकर दिखती जाएगी। हो सकता है परचेजिंग कंपनी ने वेंडर कंपनी कुछ एसेट्स नहीं खरीदी हो, हमें तो क्या करना है, बुक से तो परचेजिंग कंपनी की बैलेंस शीट देखनी है, और जो हमने एंट्रीज कर रखी है उसमें देखना है कि किसी एसेट में क्या कोई चेंज हुआ है, उसके हिसाब से एडलेस करके दिखाते जाएंगे। कॉमन डेटर्स में भी यही चीज़ चलेगी, डेटर्स पहले दोनों कंपनीज के ऐड करो, फिर अगर कोई कॉमन डेटर है, कोई कॉमन BR है, उसको हटा दो। और स्टॉक में भी अगर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक रहा है, तो ऐसे केस में हमें क्या कर देना, उसे भी लेस कर देना। समझ में आई चीज़। तो इस तरीके से हमें कॉमन डेटर, क्रेडिटर्स, बिल्स रिसीवेबल, पेबल, स्टॉक, इन सारी चीज़ों के एडजस्टमेंट्स को ध्यान में रखते हुए अपनी बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। समझ में आ रही है चीज़। तो ये हमारा जो चैप्टर था, इससे रिलेटेड थियोरी का एक पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया, 80% कंप्लीट हो गया है। सिर्फ हमारा जो बाकी रहा है वो रहा है इंटर कंपनी होल्डिंग्स। तो उस इंटर कंपनी होल्डिंग्स को अब हम नेक्स्ट क्लासेस के अंदर डिस्कस करेंगे। कब? जब हम इस चैप्टर के 13 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लेंगे। अब इसका चैप्टर का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन तो हम नेक्स्ट क्लास में ही स्टार्ट करेंगे। एक बार मैं आपको शॉर्ट में वापस रिवाइज करवा देती हूँ स्टार्टिंग से लेकर अभी तक। देखिए स्टूडेंट्स, हमने जो डेफिनेशंस पढ़ी थी उसमें हमने अमालगमेशन, एब्जॉर्प्शन, मर्जर, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा था। उसके बाद कुछ कंडीशंस मैंने आप लोगों को बताई थी। अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर कब होती है, कुछ 5 कंडीशंस हमने पढ़ी थी, वो 5 सेटिस्फाई हुई तो मर्जर, अदरवाइज क्या हो जाएगा, परचेज हो जाएगा। फिर जो हमने परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करना सीखा था, फर्स्ट कौन सा मेथड था हमारा, नेट एसेट मेथड। सिंपली क्या करनी थी, वेंडर कंपनी की नेट एसेट्स फाइंड आउट करनी थी। कैसे? एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। यहाँ 2 पॉइंट्स हमारे पास थे। अगर परचेज के नेचर का अमालगमेशन हो तब क्या करना है, और मर्जर के नेचर का अमालगमेशन हो तब क्या करना है। तो परचेज में सिंपल था, जो जो एसेट्स परचेजिंग कंपनी ने ली है वो लिखो, जो जो लाइबिलिटीज परचेजिंग कंपनी ने ली है वो लिखो। डिफरेंस आपका नेट एसेट्स और वही आपका परचेज कंसिडरेशन। मर्जर के नेचर में 2 पॉइंट्स हमने पढ़े थे। फर्स्ट था कि जब 2 कंपनीज आपस में मर्ज होके कि तीसरी कंपनी बन रही है, तो ऐसे केस में क्या होगा, मतलब कि नई कंपनी जो है उसके लिए 2 वेंडर कंपनीज होगी। कंबाइंड परचेज कंसिडरेशन वाला पॉइंट वहाँ पे हमने पढ़ा था, ठीक है। और फिर एक दूसरा हमने पढ़ा था कि जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को एब्जॉर्ब कर रही है तो वहाँ पर किस तरीके से अकाउंटिंग मतलब कैलकुलेशन होती है वो हमने सीखी। सेकेंड मेथड हमने पढ़ा था नेट पेमेंट मेथड। बिल्कुल सिंपल, इसकी पहचान कैसे होती थी, तो आपको रेशियो वाइज दे रखा होगा कि 5 के बदले 4 शेयर दे रही है, 2 के बदले 5 शेयर दे रही है, जो भी ऐसा कोई रेशियो दे रखा है तो वो हमारा क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, नेट पेमेंट मेथड कहलाता था। इसमें पहले हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे, उसके बाद जिस प्राइस पर भी आप इशू करने वाले हो उस प्राइस से मल्टीप्लाई किया, आपके पास परचेज कंसिडरेशन इन रुपीज़ आ जाता था। और थर्ड और
मेथड हमने पढ़ा था, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, अंतर्निहित मूल्य विधि। क्या करते थे, दोनों कंपनीज के परचेजिंग वेंडर दोनों कंपनीज की इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इंट्रिंसिक वैल्यू मीन्स नेट एसेट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो वो हमारी क्या होती थी, इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर होती थी। उन इंट्रिंसिक वैल्यूज़ के बेसिस पे हम परचेज कंसिडरेशन फाइंड आउट करते। तो ये मेथड हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मैंने जो बताई थी वो थी कि परचेज कंसिडरेशन में कभी भी सिर्फ उसी पेमेंट को शामिल किया जाता है जो कि शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। दूसरा कोई भी पेमेंट डिबेंचर होल्डर्स को दिया, डेट उनके किसी क्रेडिटर को दिया, या फिर लिक्विडेशन एक्सपेंसेस के रिलेशन में कोई पेमेंट किया, उन पेमेंट्स को हम परचेज कंसिडरेशन का पार्ट नहीं मानते हैं। परचेज कंसिडरेशन मीन्स पेमेंट टू शेयर होल्डर्स, सिंपल सी डेफिनेशन उसकी, ठीक है। पेमेंट टू शेयर होल्डर्स ऑफ वेंडर कंपनी, वेंडर कंपनी के शेयर होल्डर्स को किया जाने वाला पेमेंट ही क्रय प्रतिफल या फिर परचेज कंसिडरेशन होता है। फिर हमने जर्नल एंट्रीज पढ़ी थी अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज और मर्जर के लिए। तो याद कीजिए, वेंडर कंपनी में हमने क्या किया, उसके सारे अकाउंट्स को क्लोज करना है 1 बाय 1 बैलेंस शीट के बेसिस पे। जो कुछ चीज़ें रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करी, कुछ मतलब कुछ को डायरेक्टली पेमेंट किया गया परचेज के नेचर में, और मर्जर के नेचर में तो सारी एसेट्स लाइबिलिटीज सीधे रियलाइजेशन में गई। तो वेंडर कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हमने क्लोज करना सीखा 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप, एसेट लाइबिलिटीज़। उसके बाद डिबेंचर्स अगर ऐसा कुछ है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को रीपेमेंट करना है। आफ्टर दैट रिजर्व्स, इक्विटी शेयर कैपिटल, इनको कैसे करना है। फिर रियलाइजेशन को क्लोज करके फाइनल इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट करना, ये सब कुछ हमने सीखा। फिर हमने परचेजिंग कंपनी की बुक्स के अंदर एंट्रीज भी सीखी। परचेजिंग कंपनी बिजनेस परचेज करती है, वो इसके बदले में परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट भी करती है। एक स्टैट्यूटरी रिजर्व नाम का पॉइंट भी हमने पढ़ा था। तो स्टैट्यूटरी रिजर्व हम हमेशा ध्यान रखेंगे, अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट के नाम से आएगा वो। और उसके बाद अभी हमने आज की क्लास के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े इंटरकंपनी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड। तो इसके 3 में से हम 2 पॉइंट्स पढ़ चुके हैं। फर्स्ट हमारा म्यूचुअल रेट्स था, जिसमें कॉमन डेटर्स थे, कॉमन क्रेडिटर्स थे, उनको कैंसिल करना है। कॉमन बिल्स पेएबल, बिल्स रिसीवेबल, और थर्ड हमारे थे कॉमन लोन, तो उनको कैसे कैंसिल किया जाएगा। ये एंट्री सिर्फ परचेजिंग कंपनी की बुक्स में होगी। सेकेंड पॉइंट हमने पढ़ा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक। तो स्टॉक मीन्स जो हमारा स्टॉक होता है बिजनेस का, अगर उस पर कोई अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है तो उसको हमें क्या करना रहता है, कैंसिल करना रहता है। ये सारे टॉपिक्स अभी तक हम अमालगमेशन की क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इंटरकंपनी होल्डिंग्स, इंटरकंपनी इन्वेस्टमेंट को पढ़ेंगे। तो आप लोग अभी तक जो हमने पढ़ा है उसको एक बार वापस पढ़िए, बुक से थ्योरी पढ़ने की कोशिश कीजिए, वहाँ आपको ज़्यादा और डिटेल में दे रखी है चीज़ें। वीडियो को भी दोबारा सुनिए, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्लास से हम इस चैप्टर के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।